वॉशिंग पाउडर निरमा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, निरमा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और कभी ना कभी निरमा सर्फ या साबुन ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। आज भी बहुत से घरों में निरमा ब्रांड ही इस्तेमाल होता है। तो चलिए बात करते हैं इसी निरमा कंपनी की शुरुआत और कामयाबी की कहानी की। दोस्तों, बात शुरू होती है गुजरात से। गुजरात के एक किसान परिवार में जन्मे कृष्ण भाई पटेल से। उन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ाई की और अपनी इसी काबिलियत के दम पर वह रोज कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। कभी सफलता मिलती और कभी निराशा मिलती, लेकिन जैसा कि हर बड़े आविष्कार के साथ और प्रोडक्ट के साथ होता है, एक दिन उन्हें भी डिटर्जेंट बनाने का फॉर्मूला मिल ही गया और उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि ये मार्केट में मिलने वाले दूसरे डिटर्जेंट जैसा ही अच्छा है और इसकी लागत भी दूसरे डिटर्जेंट से काफ़ी कम होने वाली है। बस फिर क्या था, उन्हें शुरुआती सफलता मिल गई थी और भविष्य की तस्वीर उन्हें साफ नज़र आ रही थी, जैसा कि हर बड़े बिजनेसमैन के साथ होता है। उस समय भारतीय बाजार में सर्फ डिटर्जेंट काफ़ी चलता था, लेकिन उसकी कीमत 13.5 रुपये हुआ करती थी, जो एक मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लिए थोड़ा महंगा पड़ता था। कृष्ण भाई पटेल ने इसी को ध्यान में रखते हुए अपने डिटर्जेंट की कीमत मात्र 3.5 रुपये ही रखी थी, ताकि हर घर में निरमा आसानी से पहुंच जाए। अब बात आती ही थी डिटर्जेंट के नामकरण की। दरअसल कृष्ण भाई ने एक कार दुर्घटना में अपनी बेटी को खो दिया था, जिसका नाम निरुपमा था, और वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, जैसा कि हर पिता अपनी बेटी से करता है। अपनी बेटी के नाम पर ही उन्होंने डिटर्जेंट का नाम निरमा रख दिया था। निरमा सर पर जो लड़की की तस्वीर फोटो दिखाई देती है, वो दरअसल उनकी बेटी का ही प्रतीक है। निरमा डिटर्जेंट बनाने के बाद अब बारी थी उसकी मार्केटिंग की, उसे लोगों के घरों तक पहुंचाने की। उनकी शुरुआती स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ थी कि मुझे गरीब परिवार और मिडिल क्लास घरों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है। शुरुआत में वे खुद साइकिल पर घर घर जाकर लोगों को निरमा डिटर्जेंट बेचा करते थे और साथ में मनी बैक गारंटी भी देते थे कि अगर डिटर्जेंट पसंद नहीं आए तो पूरे पैसे वापस ले लीजिएगा। ये स्ट्रेटेजी काम कर गई और कृष्ण भाई पटेल को धीरे धीरे सफलता मिलना शुरू हो गई। कृष्ण भाई ने शुरुआती सफलता के बाद कुछ सेल्समैन हायर किए, जो रिटेल शॉप पर जाकर निरमा को बेचते थे। लेकिन उस समय तक सर्फ डिटर्जेंट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा थी और शॉपकीपर निरमा को उतना तवज्जो नहीं देते थे या फिर बहुत ही कम कीमत पर निरमा डिटर्जेंट खरीदते थे। कृष्ण भाई को जब ये फीडबैक मार्केट से मिलने लगा, तब वे समझ गए थे कि अभी तक निरमा की जो डिमांड है वो उतनी मार्केट में क्रिएट नहीं हुई है जितना कि वो समझ रहे थे। फिर कृष्ण भाई पटेल ने एक दिन एक बड़ा फैसला लिया और सभी सेल्समैन को बुलाकर कहा कि जितने भी दुकानों पर अपने निरमा के प्रोडक्ट हैं, डिटर्जेंट हैं, उन सभी दुकानों से अपना स्टॉक वापस लेकर आ जाओ। अगले ही दिन मार्केट में एक भी निरमा का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था और उसी महीने में निरमा का एक टीवी ऐड आता है और पूरे टीवी एडवर्टीजमेंट पर तहलका मच जाता है। वॉशिंग पाउडर निरमा। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी पिले पिले जाए। इस ऐड ने पूरे डिटर्जेंट मार्केट को हिलाकर रख दिया था। अब हर किसी को निरमा डिटर्जेंट चाहिए था। मार्केट में निरमा की बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट हो गई थी। कृष्ण भाई की स्ट्रेटेजी काम कर गई और अब गेंद कृष्ण भाई के पाले में थी। दुकानदार कृष्ण भाई से निरमा प्रोडक्ट किसी भी हाल में मांग रहे थे और अब कृष्ण भाई दुकानदारों से वो सब कुछ करवा सकते थे जो वो चाहते थे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ बड़े फैसले बड़े बिजनेसमैन लेते हैं जिनसे पूरे मार्केट का परसेप्शन चेंज हो जाता है। कृष्ण भाई ने रिटेलर के साथ में नए रूल्स बनाए और पहले पैसा दो और फिर प्रोडक्ट लो की स्ट्रेटजी अपनाई, जो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हुई। अब
निरमा डिटर्जेंट लोगों को पसंद आने लग गया था और मार्केट में अब सर्फ डिटर्जेंट के कंपटीशन में एक अच्छा और कम कीमत वाला डिटर्जेंट उपलब्ध था। सर्फ का मार्केट शेयर लगातार घटते जा रहा था और 1988 आते आते लगभग 60% मार्केट शेयर निरमा का हो चुका था। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या बड़े डिसीजन रहे जिसके कारण निरमा इतना बड़ा ब्रांड बन गया। पहला है प्रोडक्ट इनोवेशन। जी हाँ दोस्तों, इनका प्रोडक्ट बड़ा ही इनोवेटिव था। कृष्ण भाई खुद केमिस्ट्री के जानकार थे और निरमा डिटर्जेंट खुद उन्होंने ही बनाया था। प्रोडक्ट क्वालिटी वो खुद देखते थे, उन्हें मार्केट की नीड पता थी और उसी के हिसाब से उन्होंने एक अच्छा और कम कीमत वाला डिटर्जेंट मार्केट में उपलब्ध करवाया जो लोगों ने हाथों हाथ लिया। दूसरी स्ट्रेटेजी थी प्राइसिंग। कृष्ण भाई ने मार्केट को ध्यान में रखते हुए लोगों को एक कम कीमत वाला अच्छा डिटर्जेंट उपलब्ध करवाया था जो उस समय मौजूद सारे डिटर्जेंट से सस्ता और अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट था। लोगों को अब वही क्वालिटी कम कीमत पर उपलब्ध हो रही थी। प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर कम खर्च किया गया और उन्होंने लोगों को कम कीमत पर अच्छा डिटर्जेंट उपलब्ध करवाया। अपनी टीवी एडवर्टीजमेंट पर भी निरमा केवल 3 से 4% ही खर्च करती थी, वहीं दूसरे प्रोडक्ट उस समय 8 से 10% अपने टीवी एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते थे, जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्टली फ़ायदा निरमा की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पर भी मिला। तीसरी स्ट्रेटेजी थी मार्केट सेगमेंटेशन। कृष्ण भाई को अपना मार्केट पता था। उन्होंने छोटे शहरों और गांवों में अपने प्रोडक्ट की रीच बढ़ाई। जहां सर्फ और दूसरे डिटर्जेंट ब्रांड बड़े शहरों में उपलब्ध होते थे और छोटे शहरों की ओर बढ़ रहे थे, वहीं निरमा ने रिवर्स स्ट्रेटेजी अपनाई और पहले गांवों तथा छोटे शहरों में अपने आप को उपलब्ध करवाया और फिर बड़े शहरों की ओर वो मूव हुए, जो बहुत ही कारगर साबित हुआ। भारत में आज भी ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं छोटे शहरों और गांवों में बसती है। निरमा ने इसी बड़े मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज और पकड़ बनाए रखी। चौथी स्ट्रेटेजी थी प्रमोशन। कृष्ण भाई ने निरमा की एडवर्टीजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रखी थी। अपने एड में उन्होंने महिलाओं को टारगेट किया क्योंकि उन्हें पता था कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादातर महिलाएं इस्तेमाल करने वाली है। अपने एड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जिंगल यूज़ किए, जैसे हेमा, रेखा, जया और सुषमा। हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा। सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। इन एड्स ने टीवी एडवर्टीजमेंट पर स्ट्रॉन्ग इमेज बनाई और लोगों की जुबान पर निरमा का नाम तेजी से बढ़ता चला गया। इन एड्स ने निरमा को बड़ा ब्रांड बनाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। पांचवी स्ट्रेटेजी थी प्रोडक्ट लॉन्चिंग, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग। निरमा डिटर्जेंट के साथ साथ कंपनी ने निरमा सॉप भी लॉन्च कर दिया था, जिसका एड सोनाली बेंद्रे, जो उस समय नई नई एक्ट्रेस थी, उन्होंने किया था। इसी एडवर्टीजमेंट के बदौलत सोनाली बेंद्रे का करियर भी काफ़ी तेजी के साथ में बढ़ने लग गया था। चूंकि डिटर्जेंट का मार्केट ऑलरेडी निरमा के पास था, इसीलिए निरमा सोप को भी लोगों ने खूब पसंद किया, खूब इस्तेमाल किया और हाथों हाथ लिया। लेकिन दोस्तों, मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और दूसरे विदेशी ब्रांड्स आने के कारण निरमा का मार्केट शेयर कुछ कम होता चला गया। जहां 1988 में 60% मार्केट शेयर निरमा का था, वहीं 2015 आते आते ये 12% और 2019 आते आते ये घटकर मात्र 6% ही रह गया था। 2010-12 के बाद उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव भी किए, लेकिन उसका ज़्यादा फायदा उन्हें नहीं मिला। जहां पहले इनके एड्स में महिलाओं को टारगेट किया जाता था और उसी के हिसाब से एडवर्टीजमेंट बनाए जाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने ऋतिक रोशन को भी अपने एडवर्टीजमेंट में दिखाया, जो उतना कारगर साबित नहीं हुआ। शायद वापस निरमा को अपनी टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए ऐड बनाने चाहिए
और समय के साथ प्रोडक्ट पैकेजिंग और लोगों की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट उपलब्ध करवाने चाहिए, तो वापस निरमा अपनी वही मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है। लेकिन दोस्तों निरमा समय के साथ आगे बढ़ता चला गया है और कंपनी ने अपने मार्केट सेगमेंट और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पर काफ़ी काम किया है। निरमा सीमेंट अब सीमेंट सेक्टर में भी उतर चुका है और निर्मेक्स सीमेंट के नाम से अपना सीमेंट ब्रांड मार्केट में इन्होंने लॉन्च कर दिया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आज भी छोटे शहरों और गांवों में निरमा की पकड़ मौजूद है और हम निरमा कंपनी को भविष्य में और तरक्की और सफलता करने की शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों आपको निरमा ब्रांड की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे अगर आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी एक नई जानकारी के